अध्याय 121 आशा का कब्रिस्तान। अगले 10 मिनट में सनी के विश्व दृष्टिकोण की नींव हिल गई। काय ने उसे सवालों की झड़ी में डुबो दिया था, जिनका किसी भी महत्वपूर्ण चीज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आकर्षक स्लीपर की रुचि बहुत ही अजीब चीजों में थी, जैसे कि किस प्रकार के जूते फैशन में थे, किस सेलिब्रिटी ने किसी भव्य पुरस्कार समारोह में क्या पहना था, उनमें से किसके साथ कोई घोटाला हुआ था और वह घोटाला किस बारे में था, नवीनतम नृत्य का क्रेज क्या था, इत्यादि। वह इस प्रकार की बेवकूफ़ी भरी बातों के बारे में अंतहीन रूप से जिज्ञासु था और सनी की सभी काले रहस्यों के बारे में बिल्कुल उदासीन था। ये लगभग अपमानजनक था। इससे भी बुरी बात यह थी कि सनी खुद को बिल्कुल बेवकूफ़ महसूस कर रहा था, क्योंकि वह एक भी जवाब नहीं दे पाया। उसे फैशन और उच्च संस्कृति के बारे में क्या पता था? कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद काय का उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने सनी की ओर हास्यपूर्ण निराश चेहरे से देखते हुए आह भरी और धीरे से आखिरी सवाल पूछा। सनी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम असल दुनिया में भी हिकिकोमोरी थी? सनी ने पलकें झपकाईं। यह मूर्ख क्या बात कर रहा है? एक क्या? काय ने अपना गला साफ किया और उसे क्षमा प्रार्थी मुस्कान दी। आह, तुम्हें पता है, एकांतवासी, कोई ऐसा व्यक्ति जो चट्टान के नीचे रहता है। सनी ने उस खूबसूरत युवक को घूर कर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जब से वे मिले थे तब से दुनिया को कोई मतलब ही नहीं रह गया था। तुम क्या कह रहे हो? मैं चट्टान के नीचे क्यों रहूंगा? तुम तो ठंड से मर जाओगे। मैं कभी एक मालवाहक कंटेनर में रहता था, लेकिन उसमें कम से कम 4 दीवारें और एक छत तो थी। काय ने एक बार फिर आह भरी और मुंह मोड़ लिया। मैं समझ गया। खैर, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। बात बस इतनी है कि मैं इस जगह पर लगभग 2.5 साल से फंसा हुआ हूँ और यहाँ का जीवन बहुत नीरस है। उसकी सुंदर आकृति उदासी और दुख से भरी हुई थी, मानो काय किसी गंभीर बात पर विलाप कर रहा हो, न कि किसी बकवास बात पर। 2.5 साल? वह मूर्ख यहाँ 2.5 साल तक जीवित रहा। सनी यह सुनकर हैरान रह गया। काय एक अच्छा लड़का लग रहा था, लेकिन भूले हुए किनारे के क्रूर दुष्वप्न के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। शायद उसने उस आकर्षक स्लीपर को कम करके आंका था, या शायद कोई और कहीं ज्यादा सरल कारण था। सनी ने भौहें चढ़ाईं। पब फ्यूचर विज्ञापन। यहाँ कुछ ऐसे लोग रहते थे जो सबसे ज्यादा समय तक यहीं रहते थे। अचानक शक होने पर उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप गनलॉक के गिरोह का हिस्सा हैं? काय ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर वह हंसा। हे भगवान, नहीं। अगर कोई चीज है जिससे मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ तो वो है उसके जैसे गुंडे। मैं गनलॉक का गुलाम बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। और उस आदमी में कोई स्टाइल नहीं है। उसका वो कवच अब तक देखी गई सबसे घिनौनी चीज है। हालांकि इतना कहने के बाद वह अचानक चुप हो गए और कुछ सेकंड बाद उदास स्वर में बोले, लेकिन मैं समय समय पर उनके अधीनस्थों से काम स्वीकार करता हूँ। यही कारण है कि वे मेरे अस्तित्व को बर्दाश्त करते हैं, इसलिए मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। सनी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने तय किया कि उसे दूसरे स्लीपर पर यकीन है। वह असल में गनलॉक के गुंडों जैसा नहीं लग रहा था। इसके अलावा, अगर वह उनमें से एक होता तो कोई भी समझदार इंसान उसे अगवा करके कैद करने की हिम्मत नहीं करता। गनलॉक के साथ ही लगभग अछूत थे। इसका मतलब यह था कि काय वास्तव में उससे कहीं अधिक सक्षम था जितना सनी ने उसे बताया था। दिलचस्प। ये देखते हुए कि पतित पशु की भयानक सिसकियां काफी दूर तक पहुंच गई थी, उसने अपना दृष्टिकोण छाया की ओर मोड़ लिया और यह सुनिश्चित किया कि वह भयानक प्राणी पहले से ही बहुत दूर था। सनी ने खड़े होकर कांच की बोतल हटा दी और कहा, अब हम सुरक्षित हैं, अब आगे बढ़ने का समय है। जब वे जाने को तैयार हुए तो उसने साई को वापस बुलाया और पहला कदम आगे बढ़ाने को तैयार हुआ। लेकिन तभी सनी अचानक रुक गया और झिझकते हुए उस आकर्षक युवा तीरंदाज की ओर देखा। अरे काय, क्या मैं भी तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वृद्ध स्लीपर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर ईमानदारी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। बिल्कुल। सनी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अजीब आवाज में बोला, आपका वह कवच, क्या आप इसे इसलिए पहनते हैं क्योंकि यह सबसे अच्छा कवच है जो आपको मिल सकता है, या इसलिए क्योंकि यह अच्छा दिखता है? काय ने असमंजस से उसकी ओर देखा। एक सुंदर भौं उठाते हुए उसने कहा, मुझे प्रश्न समझ नहीं आया। क्या कोई? सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, आह भरी और मुंह मोड़ लिया। कोई बात नहीं, चलो चलें। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता गया, वे शहर के अंदर चले गए और धीरे धीरे उसके केंद्र की ओर बढ़ते गए। तारानकन तारानकन तारानकन। ये किला शापित शहर के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था।
ये भव्य और शानदार था, जिसमें दर्जनों मीनारें हवा में ऊंची उठी हुई थी और हर एक मीनार कई विस्तृत मेहराबों और स्तंभों पर टिकी हुई थी। छत के नीचे से विचित्र गार्गोयल खंडहरों को घूर रहे थे। महल की ओर जाने वाली सड़क महल की तरह ही प्रभावशाली थी। ये संकरी और मजबूत किलेबंद थी, जो पहाड़ी के चारों ओर इस तरह से घूमती थी कि महल के रक्षक किसी भी संभावित हमलावर पर लगातार तीरों की बौछार कर सकते थे। सड़क के अंत में एक भव्य सीढ़ी किले के द्वार तक जाती थी। उसके सामने कभी एक विशाल पत्थर का चबूतरा हुआ करता था, जहां सैनिक इकट्ठा होते थे, ताकि अगर दुश्मन किसी तरह इस आखिरी रक्षा पंक्ति को छोड़कर बाकी सबको भेद दे तो वे वहां इकट्ठा हो सकें। अब प्लेटफॉर्म एक अस्थायी बस्ती में बदल गया था, जिसमें पत्थर, लकड़ी और अन्य किसी भी चीज से बनी छोटी छोटी जर्जर इमारतें थीं, जो इस झुकी बस्ती के निवासियों को हाथ लग जाती थी, जो यहाँ वहाँ अव्यवस्थित रूप से खड़ी थी, जिससे अव्यवस्थित समूह और संकरी गलियां बन गई थी। ये जगह उस बाहरी इलाके की तरह नहीं दिखती थी जहाँ सनी बड़ी हुई थी, लेकिन इसमें दुख, भय और हताशा का वही स्पष्ट वातावरण था। जैसे ही वे दोनों बाहरी बस्ती के पास पहुंचे, कई स्लीपर्स ने मित्रतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ काय का स्वागत किया। अरे नाइट, तुम्हें देखकर खुशी हुई यार, तुम हाल ही में कहाँ थे? काय शर्मिंदगी से मुस्कुराया। आह, तुम्हें पता है, इधर उधर उड़ना। तुम्हारा क्या हाल है दोस्त? जब वह आकर्षक युवक अपने परिचित के साथ बातचीत कर रहा था, सनी ने सावधानी से चारों ओर देखा। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, तब से यह जगह लगभग बदल गई थी। बस्ती लगभग वैसी ही लग रही थी, बस कुछ इमारतों का आकार थोड़ा बदल गया था। हालांकि लोग किसी तरह ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी लग रहे थे, मानो मौत और भुखमरी का हमेशा बना रहने वाला डर अब उतना सता नहीं रहा था। हालांकि हवा में एक अजीब तनाव का भाव था। मुझे लगता है कि वह इन 3 महीनों में भी व्यस्त रही होगी। अंततः बातचीत समाप्त करने में सफल होते हुए काय उसकी ओर मुड़ी और क्षमायाचना करते हुए मुस्कुराए। इसके बारे में खेद, सनी ने भौहें चढ़ाईं। वे तुम्हें रात क्यों कह रहे हैं? आकर्षक युवक ने उसे घूर कर देखा, फिर गला साफ किया और आवाज में कुछ अजीबपन के साथ कहा, ओह, तुम सच में नहीं जानते। खैर, यह एक तरह का उपनाम है। बुलबुल, इस इलाके में मैं इसी नाम से जानी जाती हूँ। कितना बेवकूफ़ी भरा उपनाम है, सनी ने सोचा और जल्द से जल्द काम निपटाने का फैसला किया। वह इस निराशाजनक जगह को छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ठीक है, अब जब हम यहाँ हैं, तो अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। काय ने उसे सिर हिलाकर स्वीकृति दी। जरूर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सनी ने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उन्हें सुन न सके, और कहा, यह आसान है। महल में जाओ और पता करो कि यादें कौन बेच रहा है और उसकी कीमत क्या है। फिर वापस आकर मुझे बताओ। उसके साथी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं, स्पष्टतः आश्चर्यचकित होकर, फिर कंधे उचका दिए। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर आप सबसे अच्छी जानकारी चाहते हैं, तो जरूर। सनी ने मुंह बनाया। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मैं उस गली में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। काय ने आखिरी बार उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और चली गई। घबराहट और तनाव से भरा सनी एक सुनसान गली में चला गया और दीवार से पीठ टिका ली। उसने जितना हो सके उतना छोटा और अदृश्य बनने की कोशिश की। यहाँ आकर उसकी रूह कांप रही थी। शायद वापस आने का उसका फैसला एक गलती थी। शायद उसे बस मुंह मोड़कर चले जाना चाहिए था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसे इस मौके का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा यादें इकट्ठी करनी होंगी, ताकि उसकी परछाई जल्द से जल्द और मजबूत हो सके। शायद उसे यह अवसर फिर कभी न मिले। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। काय निश्चित रूप से सनी द्वारा पूछी गई जानकारी इकट्ठा करने में अपना पूरा समय लगा रहा था। हालांकि अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। सनी को लगभग यह विश्वास होने लगा था कि वह व्यर्थ ही घबरा रहा है, लेकिन फिर जिस बात से वह सबसे अधिक डरता था, वह वास्तविकता बन गई। अचानक उसके पीछे कहीं से एक शांत, दर्द भरी परिचित आवाज गूंजी। हाय सनी। वह मानो जाल में फंसे किसी जानवर जैसा महसूस कर रहा था और फिर धीरे से पलटा। उसके चेहरे पर एक अजीब, जटिल भाव उभर आया। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सनी ने अपने अचानक सूख गए होठों को चाटा और कहा, उद्धरण चिन्ह ... अरे नेफ, बहुत समय हो गया मुलाकात से। अध्याय 122। 4 महीने पहले जब सनी ने आखिरी बार नेफिस को देखा था, तब से वह बहुत बदल गई थी। बाहर से वह लगभग वैसी ही दिख रही थी, लंबी, दृढ़ और अजीब तरह से दूर, मानो बाकी दुनिया से थोड़ी अलग।
उसने अभी भी स्टारलाइट लीजन कवच पहना हुआ था, जो उसके दुबले पतले सुडौल शरीर की सुंदर रेखाओं को और भी निखार रहा था। बस अब उसके कंधों पर एक सफेद लबादा भी था, जिसका रंग उसके सुंदर प्लेट कवच की शुद्ध धातु से मिलता जुलता था। बदलती स्टार के चांदी जैसे बाल अब काफी लंबे हो गए थे, लगभग उसके कंधों तक पहुंच रहे थे। छोटे लड़कुल जैसे बालों के बिना वह अजीब तरह से परिपक्व और स्त्रैण लग रही थी, जिससे सनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी शांत स्लेटी आंखें पहले की तरह ही आकर्षक थीं। हालांकि असली बदलाव कहीं ज्यादा गहरे छिपे थे। शायद सिर्फ वही व्यक्ति जो उसे सनी की तरह अच्छी तरह जानता था उन्हें देख सकता था, या शायद इसलिए कि वह उसे इतनी अच्छी तरह जान गया था कि उसके असली रूप पर पड़ा उदासीनता का पर्दा टूट गया और उसके अंदर छिपी गहरी भावनाएं सामने आ गईं। नेफिस अब ज्यादा जीवंत, ज्यादा उपस्थित लग रही थी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से चमक रही थीं, और उनमें से एक लगभग संक्रामक, संयमित आत्मविश्वास झलक रहा था। यही उसकी शक्ति थी, दृढ़ विश्वास की शक्ति। सनी उस निगाह से कांप उठी। नेफी वो इंसान थी जिसे वो सबसे ज्यादा देखना चाहता था और साथ ही उम्मीद भी करता था कि वो उसे फिर कभी न देख पाए। वो ही असली वजह थी जिसकी वजह से उसे महल छोड़ना पड़ा। इस दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात से जागृत होकर यादों का एक झरना उसके मन की सतह पर उमड़ पड़ा। काश उसे उस समय पता होता। खैर, वास्तव में इससे कुछ भी नहीं बदलता। तारानकन 4 महीने पहले जिस रात वे राक्षस की हड्डियों से बनी नाव पर सवार होकर शापित समुद्र में गए थे, सनी तेज हवा में कांप रही थी। अंधेरे की ठंडी आगोश में अनंत काल बिताने के बाद उनके भागने की अंतहीन रात आखिरकार अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वह पूर्व की ओर मुड़ा, जहां क्षितिज पर हल्के बैंगनी रंग की एक भूतिया रेखा दिखाई दी। कांपते हुए उसने अपने होंठ चाटे और कर्कश स्वर में कहा, कैसी सुबह हो गई है। ये शब्द कहने के बाद सनी को बचाए रखने वाली आखिरी ताकत भी गायब हो गई और वह पत्थरों पर गिर पड़ा। उसकी छाती जोर से ऊपर उठती और फिर नीचे गिरती। एक नई सुबह भूले हुए किनारे के उजाड़ नरक को गर्म धूप से नहलाने के लिए तैयार थी। वे बच गए थे। तीनों स्लीपर एक विशाल पत्थर के हाथ पर बैठे थे जो काली लहरों से बाहर निकला हुआ था, मानो किसी देवी ने उसे प्रकाशहीन रसातल के ऊपर थाम रखा हो। सनी और कैसी एक दूसरे को गर्माहट के लिए पकड़े हुए थे, जबकि नेफिस पत्थर के हाथ के बीच में लेटी हुई थी, अभी भी बेहोश। टूटे हुए कवच के बीच से दिखाई दे रही उसकी हाथीदांत जैसी त्वचा पीली और बेजान थी। हमने ये किया। वे आत्मा भक्षक के चंगुल से बच निकले थे, शापित अंधकार से निकल आए थे, और यहाँ तक कि गहराई के भयावह निवासियों के साथ लड़ाई में भी बच निकले थे। किसी चमत्कार से सनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे वाकई अपनी हिम्मत से भागने में कामयाब हो गए हैं। जब से उसे उस प्राचीन राक्षस द्वारा उनके मन पर डाले गए मोहक जादू के बारे में पता चला, उसे लगा कि उस पेटू दुष्ट वृक्ष से खुद को बचाने की संभावनाएं बहुत कम हैं। शायद इसलिए कि उसने उसका सबसे खतरनाक और परखा हुआ हथियार, उसका दिमाग छीन लिया था, और फिर भी किसी तरह वे सफल हो गए। पूरी तरह थककर सनी ने आंखें बंद कर ली और गहरे समुद्र की आवाज सुनने लगा, जो आते हुए सूरज से छिपने के लिए पीछे हट रहा था। उसे पता भी नहीं चला और वह नींद की आगोश में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज पहले ही आसमान में ऊंचा उठ चुका था। सनी को लगा था कि अब एड्रेनालाइन उसके जर्जर शरीर से निकल जाने के कारण वह अपंग महसूस करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे आधे से भी कम दर्द हो रहा था जितना उसने सोचा था। ब्लड वीव वाकई एक चमत्कारी गुण था, जो उसके जैसे ही आपदाओं से ग्रस्त व्यक्ति के लिए होना चाहिए था। यहाँ तक कि उसकी टूटी हुई उंगली भी अब उतनी पीड़ा नहीं दे रही थी। हालांकि सनी को बैठते समय अभी भी कराहना पड़ रहा था। कैसी उसके बगल में सो रही थी, पिछली रात की घटनाओं से उतनी ही थकी हुई जितनी वह, शायद उससे भी ज्यादा। उसका नाजुक चेहरा कमजोर और पीला लग रहा था, चिंता से सिकुड़ा हुआ। सनी ने आह भरी। नेफिस को अभी तक होश नहीं आया था। जब वह सो रहा था तब किसी समय उस अंधी लड़की ने अपने लिबादे से चेंजिंग स्टार को ढक दिया था, जिससे उसे थोड़ी गर्मी मिल रही थी। नेफिस निश्चल पड़ी थी, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। केवल उसकी सांसों की धीमी आवाज ही सनी को बता रही थी कि वह अभी भी जीवित है। वह कांप उठा जब उसे उसकी क्षत विक्षत देह के शुद्धिकरण की अग्नि में पुनः जीवित होने का वह दर्दनाक दृश्य याद आया। उस ज्वाला को प्रज्वलित करना नेफिस पर हमेशा भारी पड़ता था, उसे अकल्पनीय पीड़ा और कष्ट देता था। कौन जानता था कि उसने खुद को गुमनामी के द्वार से बाहर निकालने के लिए क्या कीमत चुकाई होगी। उसे पहले यह एहसास भी नहीं था कि वह इसका इस्तेमाल खुद को ठीक करने के लिए कर सकती है।
शायद यही वजह रही होगी कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। ये तो समय ही बता सकता है। स्थिति का आकलन करने का समय आ गया है। चेंजिंग स्टार से मुंह मोड़कर सनी ने चारों ओर देखा और उनकी वर्तमान परिस्थितियों को समझने की कोशिश करने लगा। उसका दिल भारी था। यदि वे टेंटेकल राक्षस के हमले और उसके बाद हुए जहाज के डूबने से बच गए होते और स्वयं को शापित समुद्र के बीच में फंसे हुए पाते और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता, तो यह वास्तव में भाग्य का एक भयावह मोड़ होता। उनके पूर्व में विशाल गड्ढे के खाली विस्तार के अलावा कुछ भी नहीं था। यही बात सनी दूर एक काली रेखा देखकर ठिठक गई। वह क्रेटर का पश्चिमी किनारा था। वे लगभग उसे पार कर ही चुके थे। अपने दिल में एक अजीब सी उत्तेजना महसूस करते हुए सनी जल्दी से मुड़ा और पश्चिम की ओर देखने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग खामोश और खाली रहा। फिर एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। हम इतने करीब थे। वह काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा, बाकी सब कुछ भूलकर। कुछ घंटों बाद कैसी आखिरकार जाग उठी, यह महसूस करते हुए कि वह अब उसके आसपास नहीं है। उसने डरी हुई आवाज में पुकारा, धूप वाला। उसने अपने होंठ चाटे। मैं यहाँ हूँ। कैसी उठ बैठी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका कंधा पकड़ लिया। क्यों? तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? सनी ने पलकें झपकाईं, फिर धीरे से अपना सिर घुमाकर अंधी लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अनिश्चित मुस्कान आ गई। कैसी? हमने उसे ढूंढ लिया। हमने वह शहर ढूंढ लिया है जिसे तुमने देखा था। तारानकन तारानकन तारानकन। अंत में नेफिस पूरे 2 दिन तक बेहोश रहा। सनी को उसकी चिंता होने लगी थी, लेकिन फिर तीसरे दिन चेंजिंग स्टार आखिरकार होश में आ गया। उस समय वह उस विशाल हाथ की तर्जनी के ऊपर बैठा था और अपने दिल में एक गर्म, उत्साहित भावना के साथ पश्चिम की ओर देख रहा था। उन्होंने कर दिखाया। आखिरकार वे घर जाने वाले थे। सनी असली दुनिया में लौटने के लिए बेताब था। उसे अब जागृत होने और उससे मिलने वाली ताकत और रुतबे में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे केवल अपने मुलायम बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन के भंडार और असीमित गर्म स्नान की ही चिंता थी। सनी ने अपना सिर नीचे किया और नेफिस की तरफ देखा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वेबटून में किसी एक किरदार को भूलने की बीमारी का सामना करना ही पड़ता है, ठीक उससे पहले जब हालात बेहतर होने वाले होते हैं। लेकिन चेंजिंग स्टार ठीक लग रहा था। वह अब भी वही नेव थी जिसे वह जानता था, लंबी, दृढ़ और अजीब तरह से दूर, मानो कोई अदृश्य दीवार उसे बाकी दुनिया से अलग कर रही हो। जब उसकी आकर्षक ग्रे आंखों की नज़र उस पर पड़ी, तो सनी ने महसूस किया कि उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। वे मुस्करा उठे। भगवान का शुक्र है। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं, अपना सिर नीचे किया और फिर सपाट स्वर में पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? यह महसूस करते हुए कि वह मूर्ख की तरह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, सनी ने पलकें झपकाईं, फिर झूठी उदासीनता से कंधे उचकाने की कोशिश की। निकाल दो, निरस्त कर दो, उसका ध्यान बटा दो। आपने पीछे देखो। पश्चिम में जो कुछ था, उसे देखना उनके अच्छे मूड का एक कारण था, इसलिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नेफ ने कुछ क्षण तक उसे घूरा, फिर आह भरी और मुड़ गया। उसके पीछे भूरे पॉलिश पत्थर से बनी एक ऊंची शहर की दीवार विशाल गड्ढे की ढलानों के ऊपर खड़ी थी। वह दीवार इस बात का संकेत थी कि उनका सारा दुख व्यर्थ नहीं था और उनके सारे सपने सच होने वाले थे। यह आशा थी। अध्याय 123 मददगार हाथ। नेफिस के होश में आने के तुरंत बाद वे उस विशाल पत्थर के हाथ की शरण छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सुबह अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए बाकी बची दूरी पार करने और गहरे और विशाल गड्ढे से बाहर निकलने के लिए काफी समय था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे अगले सूर्यास्त को उस रहस्यमयी शहर की ऊंची दीवार के ऊपर देखेंगे। बेशक अब और तब के बीच कई चीजें गलत हो सकती थीं, लेकिन किसी वजह से सनी आशावादी थी। यह उनके सनकी, पागल हृदय के लिए एक दुर्लभ क्षण था। पहले की तरह सनी और नेफ बारी बारी से कुछ दर्जन मीटर नीचे उतरे और कैसी को सुनहरी रस्सी की मदद से एक दूसरे के पास उतारा। हालांकि पिछली बार की तुलना में वे काफी मजबूत हो गए थे। सनी को याद आया कि उस विशालकाय शूरवीर की मूर्ति से इस तरह उतरना कितना थका देने वाला था और वह हंस पड़ा। अब उसे लग रहा था कि वह इसे लगातार 3 बार कर सकता है, और वह भी काफी तेजी से। हालांकि उसने पिछले कुछ दिन एक अंतहीन दुर्स्वप्न में बिताए थे और अपने शरीर को उस स्थिति तक पहुंचा दिया था जहां वह लगभग बंद हो जाने वाला था। अब उसकी मांसपेशियों में सिर्फ लचीली ताकत ही भर रही थी। ये 2 महीने जो उन्होंने क्रिम्सन भूल भुलैया के खतरनाक नरक में बिताए थे, लगातार अपने जीवन के लिए लड़ते हुए और राक्षसों को मारते हुए, जिनका सामना किसी भी स्लीपर को कभी नहीं करना चाहिए था,
ने उन तीनों को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया था। सनी को शक था कि बहुत से जागृत लोग कभी इस निर्मम दीक्षा से गुजरे होंगे और अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित बचे होंगे। एक बार जब वह असली दुनिया में लौटेंगे तो उन्हें संभवतः वर्तमान पीढ़ी के विशिष्ट प्रतिनिधियों में से एक माना जाएगा। ये वास्तव में एक समस्या हो सकती है। खैर, वह हमेशा नेफिस पर ही सारा दोष मर सकता था। वह पहले से ही एक पौराणिक अस्तित्व बनने के करीब थी, महान अमर ज्वाला कुल की आखिरी बेटी, इतिहास के उन चंद जागृत लोगों में से एक जिसे पहले दुष्स्वप्न में सच्चा नाम मिला था, अकादमी में स्लीपर्स के अपने बैच की अव्वल छात्रा, वगैरह वगैरह। लोग आसानी से विश्वास कर लेंगे कि उसके जैसी प्रतिभाशाली लड़की दो दयनीय कमजोर लोगों को अपनी पीठ पर लादकर गेटवे तक ले जाने में सक्षम थी और इच्छुक भी थी। सनी को बस अपनी विजयी वापसी से पहले की घटनाओं का वर्णन करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना था। सौभाग्य से इस मामले में वह माहिर थे। ऐसे ही विचारों में डूबे हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। जल्द ही वे जमीन के पास पहुंच गए। नरम काली मिट्टी में कूदने से ठीक पहले नेफिस ने सनी की ओर देखा और कहा, सतर्क रहो। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। सनी जानती थी कि आखिरी पड़ाव अक्सर सबसे खतरनाक होता है, खासकर इसलिए क्योंकि लोगों के लिए इन पलों में खुद को आराम देना स्वाभाविक है। ये गलत धारणा बनाकर कि सबसे बुरा समय पहले ही बीत चुका है। कई जागृत लोग अपने लक्ष्य को पहले ही सामने पाकर दुखद रूप से मारे गए। वह उनमें से एक बनने की योजना नहीं बना रहा था। सनी ने सावधानी से कैसी को नीचे उतारा, नेफ को रस्सी के फंदे से बाहर निकलते देखा और नीचे कूद गया। वह फुर्ती से लुढ़कता हुआ जमीन पर उतरा, तुरंत अपने पैरों पर कूदा और एक हाथ आगे बढ़ाया ताकि पल भर में मिडनाइट शॉट को बुला सके। हालांकि कोई भी उन्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। सनी और नेफिस ने एक दूसरे को तनावपूर्ण नजरों से देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। प्रत्येक मिनट के साथ दूर स्थित धूसर दीवार करीब आती जा रही थी। किसी समय सनी ने चेंजिंग स्टार को रुकने का इशारा किया और पीछे मुड़कर उस मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक हो गया जिसके हाथ ने उन्हें शापित समुद्र की अंधेरी गहराई में डूबने से बचाया था। उस विशाल गड्ढे की ढलान पर थोड़ा सा बगल की ओर झुकी हुई एक पतली दुबली महिला की विशाल मूर्ति, जिसने हल्के रंग का लबादा उड़ा हुआ था, काली मिट्टी के ऊपर खड़ी थी। वह सुंदर और सुडौल थी, पतली कमर और नाजुक बाहें आसमान की ओर फैली हुई, मानो उसे गले लगाने की कोशिश कर रही हो। कम से कम बहुत समय पहले एक बार तो वह ऐसी ही दिख रही थी। अब उसका एक हाथ टूट चुका था, सिर्फ उसका कंधा ही बचा था। खुशकिस्मती से दूसरा अभी भी वहीं था और तीनों स्लीपर्स के लिए उनकी मुश्किल घड़ी में एक सुरक्षित आश्रय का काम कर रहा था। जैसा कि सनी ने उम्मीद की थी, उसके वस्त्र की पत्थर की सतह पर 7 चमकते सितारे उकेरे गए थे। हालांकि उसकी जिज्ञासा सबसे ज्यादा इस बात से बढ़ी कि उस विशालकाय शूरवीर की तरह उस सुंदर महिला का भी सिर गायब था। एक बार फिर सनी को आश्चर्य हुआ कि क्या इन पत्थर के दानवों को शुरू से ही बिना चेहरों के बनाया गया था, या फिर किसी विनाशकारी क्रोध में बहुत बाद में किसी चीज ने उनका सिर काट दिया था। उद्धरण ... 7 कटे हुए सिर 7 मुहरों की रक्षा कर रहे हैं, उसने कैसी के भयावह दृश्य को याद करते हुए सोचा। उस दृश्य का रहस्य बेहद रोमांचक था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे यह अनसुलझा ही रह जाएगा। सनी को शक था कि असली दुनिया में लौटने के बाद वह कभी इस शापित जगह पर वापस आएगा भी या नहीं। स्वप्न लोक में कई क्षेत्र थे और उनमें से लगभग हर एक नारकीय भूले हुए तट से कहीं बेहतर था। ये सब बकवास भाड़ में जाए। जिस मूर्ति ने उनकी जान बचाई थी उसके प्रति मौन आभार व्यक्त करते हुए सनी मुड़े और पश्चिम की ओर चल पड़े। ... जैसे ही वे ढलान के उस हिस्से के पास पहुंचे जो लगभग सीधा था, आखिरकार कुछ खतरनाक हुआ। जैसे ही सनी कीचड़ में धंसे एक चौड़े पत्थर पर पैर रखने ही वाला था, पत्थर अचानक खिसककर एक तरफ लुढ़क गया। विशाल गड्ढे के विशाल खालीपन में एक भयानक गर्जना गूंज उठी, जिससे वह डर के मारे कांप उठा। जमीन के नीचे से कुछ रेंगने के डर से सनी पीछे कूदा और अपनी तलवार निकाली। उसके बगल में नेफिस भी ऐसा ही कर रहा था, जबकि कैसी तेजी से पीछे हट गई ताकि रास्ते में न आए। ... लेकिन कीचड़ में कुछ भी हिल नहीं रहा था। कोई विशालकाय जानवर उनके मांस को खाने के लिए ऊपर नहीं उठा था। किसी भयानक घृणित प्राणी ने अपने अंग फैलाकर उन्हें अपने मुंह में नहीं खींच लिया था। तो फिर वह भयानक दहाड़ किस कारण से हुई? सनी अभी कुछ समझ ही रहा था कि क्या हो रहा है, तभी अचानक उसके दाहिने पैर में एक तेज दर्द उठा। नीचे देखते हुए उसने देखा वह पत्थर उसकी पिंडली को कुतर रहा था। वह पत्थर, जो एक विचित्र दुर्स्वप्न प्राणी निकला, उसकी सतह पर लंबे तीखे दांतों से भरा एक मुंह दिखाई दे रहा था।
वह सनी तक पहुंचने के लिए अजीब तरह से 2-4 बार लुढ़का और फिर अपने नुकीले दांत उसके कोमल मांस में गिराने की कोशिश की। उसने सनी का पैर काट डाला होता, लेकिन किस्मत से कठपुतली के कफन का चमड़े का बूट पत्थर के जबड़ों के लिए बहुत सख्त निकला। इसलिए वह बेबस होकर बस चमड़ा कुतर रहा था। स्थिति दर्दनाक थी, लेकिन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थी। सनी ने पत्थर को घूरा, फिर सिर उठाकर हैरानी से नेफिस की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह उदासीनता थी, लेकिन साथ बिताए इतने समय के बाद वह उसके चेहरे पर साफ साफ लिखी उसी तरह की खुशी पहचान पाया। ओह! सनी ने अपनी मांसपेशियों पर जोर डाला, फंसे हुए पैर को हवा में उठाया और उसे 2 बार हिलाया, ताकि वह बेवकूफ़ पत्थर उड़ जाए। हालांकि वह अजीब राक्षस वाकई जिद्दी था। एक और जोरदार दहाड़ के साथ उसने सनी की पिंडली को कुतरने की अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी। उसके पत्थर जैसे दांत दबाव से टूटने के कगार पर थे। कितनी दयनीय बात है। मुझे मारने का एक ही रास्ता है कि मैं झुंझलाहट से मर जाऊं, सनी ने उलझन भरी भौहें चढ़ाते हुए सोचा। इस तरह का दुर्लभ प्राणी कैसे अस्तित्व में हो सकता है? मुझे लगता है कि उनके जैसे लोगों में भी कुछ लोग हारे हुए हैं, है ना? अपना सिर हिलाते हुए सनी ने छाया को मिडनाइट शॉट के चारों ओर लपेटने दिया और अपनी पूरी ताकत से ब्लेड की नोक को भूखे पत्थर पर गिरा दिया। ताची को कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः वह राक्षस के पत्थर के शरीर को भेदने और चकनाचूर करने में सफल रही। यह विचित्र प्राणी अंत तक सनी को काटने का प्रयास करता रहा और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही पत्थर के टूटे हुए अवशेष कीचड़ में गिरे, मंत्र की आवाज फुसफुसाई। आपने एक जागृत राक्षस को मार डाला है, रोलिंग स्टोन। आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है। आपके पास। सनी के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति देखकर नेफिस ने पूछा, क्या गलत? उसने उसकी ओर देखा और 2 बार पलकें झपकाईं। ओह, मुझे अभी एक मेमोरी मिली है। चेंजिंग स्टार ने अपनी भौहें उठाई और उत्साहित स्वर में कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। किस प्रकार की स्मृति? सनी ने अपना सिर खुजलाया, झिझका और फिर जवाब दिया, ओह, यह एक चट्टान है, एक साधारण चट्टान। अध्याय 124 उजाड़। जल्द ही वे रहस्यमय शहर की अभेद्य पत्थर की दीवारों के नीचे खड़े थे। उनके पीछे विशाल गड्ढे की विशाल खाई क्षितिज तक फैली हुई थी। कहीं आगे स्वप्नलोक के इस विभत्स क्षेत्र में एक अकेला मानवगण इंतजार कर रहा था। उसने उन्हें इस अंधेरी जगह से छुड़ाकर घर पहुंचाने का वादा किया था। सनी वास्तव में इस दुर्स्वप्न से छुटकारा पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। शहर की दीवार धूसर ग्रेनाइट के विशाल स्लैब से बनी थी। शापित समुद्र के ठंडे स्पर्श से अभी भी गीले पुराने जर्जर पत्थर लगभग काले दिखाई दे रहे थे। दीवार के रहस्यमय निर्माताओं को समय के कोहरे में गायब हुए हजारों साल बीत जाने के बावजूद यह अब भी विशाल और अजेय दिखती थी। ग्रेनाइट स्लैब के बीच के जोड़ मुश्किल से इतने चौड़े थे कि उनमें एक संकीर्ण ब्लेड डाला जा सके। ऊपर देखते हुए सनी ने दीवार की ऊंचाई का अंदाजा लगाने की कोशिश की। ये कम से कम 60 मीटर ऊंची रही होगी। जागृत अकादमी के रक्षा अवरोध से 2 गुनी ऊंची, जिसे आधुनिक तकनीक और विभिन्न पहलू क्षमताओं की मदद से बनाया गया था। कुछ पलों के लिए वह उन लोगों के बारे में सोचता रहा जिन्होंने ये दीवार खड़ी की थी, इसके पीछे बसे शहर के बारे में और उन विशाल मूर्तियों के बारे में जो इस शापित धरती के वीरान किनारे पर अब भी अकेली खड़ी थीं। उनकी रचनाएं अंधकार और समय के प्रहारों को झेल गईं, लेकिन रचयिता अब नहीं रहे। वे कौन थे? उस उजड़े हुए शहर के नागरिकों का क्या भयानक अंत हुआ था? लेकिन तभी सनी ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। इन रहस्यों का अब उससे कोई लेना देना नहीं था। वह घर जा रहा था, इस भयावह और निराशा भरे गड्ढे में कभी नहीं लौटना चाहता था। किसी और को इन्हें सुझाने दो। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने तय किया कि दीवार पर चढ़ना ज्यादा आसान होगा बजाय इसके कि वे दरवाज़ा ढूंढने के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाएं। अगर उन्हें दरवाज़ा मिल भी जाए तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह खुला होगा। गीले ग्रेनाइट पर चढ़ना आसान काम नहीं था, लेकिन वे किसी तरह कामयाब रहे। जब सहारा देने के लिए कुछ नहीं बचा तो सनी और नेफिस ने अपनी तलवारों का इस्तेमाल करके उन्हें स्लैब के बीच के जोड़ों में डाल दिया। कुछ अप्रिय कटों के बाद उन्हें सही लय मिल गई और वे तेजी से आगे बढ़ गए। भस्म हो चुके आत्मा के टुकड़ों और छाया के टुकड़ों और साथ ही अस्तित्व की अंतहीन लड़ाई के निर्मम प्रशिक्षण से उनके शरीर शक्ति और सहन शक्ति से भरपूर थे। दोनों ही मानव शारीरिक क्षमता के शिखर पर थे। जल्द ही वे विशाल दीवार के शीर्ष पर पहुंच गए और उसके किनारे पर चढ़ गए। बिना सांस लेने की जरूरत के सनी भूख से रेंगते हुए आगे बढ़ा, अपने पैरों पर कूद गया और नीचे देखने लगा। सन्नाटे में उसे पत्थर पर सुनहरी रस्सी के रगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जल्द ही नेफिस और कैसी भी उसके साथ शामिल हो गए। अंधी लड़की ने उसका कंधा पकड़ लिया और उज्ज्वल तथा आशा से भरी आवाज में पूछा, सनी, तुम क्या देख रहे हो? उसने अपने होंठ चाटे। उनके नीचे एक विशाल शहर खंडहर में पड़ा था। खूबसूरत पत्थर की इमारतें टूटकर बिखर गई थीं, उनमें से कई तो बस मलबे के ढेर में बदल गई थीं। चौड़ी सड़कों पर न तो कोई चलता फिरता आदमी था, न ही सन्नाटे को दूर भगाने वाली कोई आवाज। ठंडे धूसर आकाश के नीचे खंडहर शहर मृत और शोकाकुल लग रहा था। ये कहना असंभव था कि यहाँ क्या भयानक आपदा घटी थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह प्राकृतिक नहीं थी। ढहे हुए कई घर आग से काले पड़ गए थे, दीवारों के अब भी खड़े टुकड़ों पर पंजों के निशान थे। जगह जगह जमीन से प्राचीन भयावहता की राक्षसी हड्डियां उभरी हुई थीं, जो उन भीषण लड़ाइयों की कहानियां बयां कर रही थी जो कभी इन सड़कों पर बहुत समय पहले हुई होंगी। करीब से देखने पर सनी को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। मलबे में अजीब सी आकृतियां घूम रही थीं और परछाइयों में और भी छिपी हुई थीं। उन्हें देखकर उसे एक बर्फीले डर का एहसास हुआ। बर्बाद शहर दुर्लभ प्राणियों से भरा हुआ। वहाँ एक विशाल खंडहर शहर है जो पुराने पत्थरों से बना है और उसकी सड़कों पर अनगिनत राक्षस घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहा था। जिस ऊंची शहर की दीवार पर वे खड़े थे, वह सड़क जितनी चौड़ी थी। ये दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई थी, विशाल खंडहरों को एक अजीबोगरीब पूर्ण वृत्त में घेरे हुए। बीच बीच में इसके अभेद्य ग्रेनाइट के ढांचे में मीनारें बनी हुई थीं, जो संभावित दुश्मनों के खिलाफ गढ़ का काम करती थीं। किसने सोचा होगा कि एक दिन यह महान अवरोध भयानक राक्षसों को पीछे हटाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक भयावहता को अपने अंदर कैद रखने के लिए काम आएगा। लेकिन सनी को दीवार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे राक्षसों में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़र खंडहरों के ऊपर ऊंची पहाड़ी पर टिकी थी। उस पहाड़ी पर, खंडहरों के बीच एक पहाड़ी पर एक शानदार किला खड़ा है। ये किसी किंवदंती जैसा लगता है। इसकी दीवारें चमकदार सफेद पत्थरों से बनी हैं, ऊंची मीनारें और आसमान को चीरती हुई राजसी मीनारें। ये शहर के ऊपर एक आशा के प्रतीक की तरह खड़ा है। इस नर्क में एकमात्र ऐसी चीज जो अंधेरे से अछूती लगती है। और कैसी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। हाँ, ये वही महल है जो मैंने देखा था। हालांकि सनी ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वह अंधी लड़की को उस उजले महल की खूबसूरती का वर्णन कर रहा था, उसकी नज़र गलती से महल के पीछे चली गई। अब उसे बस एक विशालकाय मीनार का काला साया दिखाई दे रहा था, जो दुनिया के ऊपर जमे हुए खून से बने किसी अपवित्र भाले की तरह मंडरा रहा था। जैसे ही सनी ने उसे देखा, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। ये क्रिम्सन स्पायर था। उससे जो भयावहता का एहसास हुआ, वह उसे फिर कभी देखने की इच्छा न करने के लिए काफी था। फिर भी वह नजरें हटाने में असमर्थ था। उसके बगल में नेफिस भी उसे घूर रही थी। उसके विचार रहस्यमय थे। उसके चेहरे पर एक तनावपूर्ण, उदास भाव था। कुछ सेकंड बीतने के बाद चेंजिंग स्टार आखिरकार खुद को संभाल पाए और मुड़ गई। महल की ओर देखते हुए उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, गढ़ तक जाने वाला आखिरी रास्ता बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले नीचे उतरने का रास्ता ढूंढते हैं। अध्याय 125 प्लेग के समय एक दावत। न तो नेफिस और न ही सनी दीवार से नीचे उतरना चाहते थे, क्योंकि अगर कुछ भयानक हो जाए तो उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बिना किसी चर्चा के उन्होंने सबसे नज़दीकी मीनार का पता लगाने और ये देखने का फैसला किया कि क्या उसके अंदर की दीवार से नीचे उतरने का कोई उपयुक्त रास्ता है। वे थोड़ी झुकी हुई दीवार के साथ उत्तर की ओर बढ़े और नीचे के खंडहरों पर नजर रखते रहे। समय समय पर सनी को प्राचीन शहर की वीरान गलियों में घूमते जीवों की आकृतियां दिखाई देती रहीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोई भी उस ऊंची ग्रेनाइट की दीवार पर चढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। फिलहाल वे सुरक्षित हैं। हालांकि उसे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। इसके बजाय वह दूर क्रिम्सन स्पायर की धुरी को देखता रहा और कांपता रहा। वह बात सचमुच बहुत अशुभ थी। अच्छी बात है कि हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। बस यही एक विचार था जिसने उसे बेवजह घबराहट में पड़ने से रोका। भूले हुए किनारे से होकर उनकी यात्रा अब समाप्त होने वाली थी। उन्होंने बहुत कुछ सहा था और बहुत कुछ सहा था। कई बार तो उन्हें यकीन भी नहीं होता था कि वे यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। लेकिन अब उनके सारे कष्टों का फल मिलने वाला था। आज़ादी का रास्ता उनकी नज़रों में था। बस उन्हें गौरव के साथ घर लौटने के लिए इस आखिरी बाधा को पार करना था। ... जल्द ही वे दीवार में बने एक विशाल मीनार के पास पहुंच गए।
यह इमारत गोलाकार थी, जो मुख्य तटबंध से लगभग 1 दर्जन मीटर ऊंची थी। मीनार के अंदर जाने के लिए एक चौड़ा लकड़ी का दरवाजा था, जो बहुत पहले टूट गया था और जिसके पुराने लोहे के कब्जों पर बस कुछ ही किरचें बची थीं। दरवाजे के पीछे अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। सनी को लगा कि इस प्रवेश द्वार का दृश्य थोड़ा डरावना था। बेशक अंधेरा उसके लिए कुछ भी नहीं था, और फिर भी अचानक कैसी ने उसके कंधे पर जोर से खींचा, जिससे सनी रुक गया। वह और नेफिस दोनों उसकी ओर मुड़े, उनके हाथ फैले हुए थे और वे अपनी तलवारें उठाने को तैयार थे। क्या बात है, कैसे? सनी ने घबराकर पूछा। पब फ्यूचर विज्ञापन। कुछ परिस्थितियों में वह अंधी लड़की उनसे पहले ही खतरे को पहचान लेती थी। उसकी तेज सुनने और सूंघने की शक्ति के कारण वह कभी कभी ऐसी चीजें भी पहचान लेती थी जो सामान्य इंसान नहीं पहचान पाते। अब कैसी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाकर फुसफुसाते हुए कहा, सुनना। सनी ने अपनी सांस रोककर उसकी बातों पर ध्यान दिया, अपनी सुनने की क्षमता को पूरी तरह से झोंक दिया। जल्द ही उसे टावर के अंदर से आती एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। चौंप चौंप, क्रंच चौंप। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ खाया जा रहा हो, मांस और हड्डियां तीखे दांतों से पीसी जा रही हों। मांस के टुकड़े टुकड़े और चबाने की घिनौनी आवाज सुनकर उसका मुंह बन गया। सनी और नेफिस ने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी तलवारें तान लीं। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले सनी ने अपनी परछाई को संभावित दुश्मन की जांच करने के लिए भेजा। पत्थरों पर फिसलती हुई वह परछाई तेजी से मीनार के पास पहुंची। फिर वह अंधेरे में गोता लगाकर उस विशाल छाया में छिप गई जो मीनार में व्याप्त थी। सनी अंदर देख पा रहा था। सबसे पहले उसने देखा कि पत्थर पर खून से लथपथ कई मरे हुए राक्षस पड़े थे। पत्थर के फर्श पर पड़े खून के निशान बता रहे थे कि उनके विशालकाय शरीर किसी बहुत शक्तिशाली चीज द्वारा यहाँ खींचकर लाए गए थे। उन्हें काटकर उनके पेट निकाल दिए गए थे, मानो किसी उत्साही कसाई ने उन्हें कपड़े पहनाए हों। तभी उसने पत्थरों पर कुतर दी गई हड्डियों का एक बड़ा ढेर देखा। कुछ हड्डियों में अभी भी मांस के टुकड़े चिपके हुए थे, जबकि कुछ हड्डियों के टुकड़े फट गए थे और उनमें से मज्जा तक निकल गई थी। अगली चीज जो उसने देखी वह थी, पत्थर के टुकड़ों के एक घेरे में आग जल रही थी, जिसके ऊपर राक्षस के मांस की कई सीखें भुन रही थी। आग के पास चबाने और कुरकुराने की आवाज का स्रोत पत्थरों पर बैठा हुआ अच्छी तरह से भुनी हुई पसलियों को चबा रहा था। यह एक मानव था। दरअसल वह एक जवान औरत थी। वह उन तीनों से बस थोड़ी ही बड़ी लग रही थी। सनी ने पलकें झपकाईं। वह युवती लंबी और आकर्षक थी। उसकी भूरी आंखें और सुंदर भूरे बाल थे, जो उस समय एक साधारण चोटी में बंधे थे। उसका शरीर बेहद एथलेटिक था। उसकी हर हरकत के साथ उसकी ओर से भीगी जैतून की त्वचा के नीचे उभरी हुई मांसपेशियां उभर रही थीं। और ओह, उसकी त्वचा काफी ज्यादा दिख रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक आकर्षक छोटा सफेद अंगरखा पहना था, जिस पर कांसे के घुंघरू, वामब्रेस और चमड़े के पटरुगे लगे कवच थे। नेफिस दुबली पतली और सुडौल थी, लेकिन इस अजनबी में स्फूर्ति और जोश झलक रहा था। उसका हर पहलू भव्य और उदार था, जो शक्ति, सामर्थ्य और शक्ति की चीखें निकालता था। हालांकि सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक बिल्कुल सुकून, सहजता और खुशी का भाव था। फॉरगॉटन शोर पर बिताए महीनों में सनी ने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम नहीं होने दी थी। न ही नेफिस और न ही कैसी ने। विश्वसनीय सुरक्षा में आराम के दुर्लभ क्षणों में भी वे हमेशा थोड़े तनाव में रहते थे और हर तरह की भयावहता के दांतों, जहर और पंजों के हमले की आशंका में रहते थे। आत्मा भक्षक के प्रभाव में रहते हुए भी उनके दिलों में हमेशा एक अदृश्य साया रहता था। हालांकि वह युवती इस शापित जगह में रहकर पूरी तरह संतुष्ट लग रही थी। दरअसल वह सनी से भी ज्यादा खुश दिख रही थी, यहाँ तक कि असल दुनिया में भी नहीं। सनी के देखते देखते युवती उस बदकिस्मत राक्षस का मांस बेतरतीब ढंग से निगल रही थी। रस उसके चेहरे और उंगलियों पर बह रहा था। मांस खाने के बाद उसने हड्डी को ही काट लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दुर्जन्म प्राणी की कठोर हड्डी को उसके दांतों के बीच आसानी से कुचल दिया गया और खुशी में अपनी आंखें बंद करके लड़की ने मज्जा को चूसना शुरू कर दिया, फिर हड्डी के अधिकांश हिस्से को चबाया और निगल लिया। क्रंच क्रंच, चौंप क्रंच। पसलियों को खाने के बाद उसने उसके अवशेषों को अपने पैरों के पास हड्डियों के बड़े से ढेर में फेंक दिया, बिना किसी शिष्टाचार के जोर से डकार ली। फिर तुरंत ही आग से राक्षस के मांस का एक और टुकड़ा उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसमें अपने दांत गड़ा दिए। सनी ने एक दो बार और पलकें झपकाईं, फिर अपना नजरिया बदलकर नेफिस की ओर देखा। आपने क्या देखा? वह कुछ देर तक रुका,
फिर झिझकते हुए स्वर में बोला, खैर, या तो यह एक बहुत भूखी मानव लड़की है या एक बहुत पेटू राक्षस है। अध्याय 126 एफी। नेफिस ने कुछ क्षणों तक उसे घूरा, फिर कैसी की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, हमारे पीछे आओ। वे तीनों सावधानीपूर्वक टॉवर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे और वहां रुक गए, इस अनिश्चित स्थिति में कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उनके मन में इस अप्रत्याशित स्थिति के दो परिणाम थे। एक, वह रहस्यमय युवती कोई स्थानीय जागृत निकलेगी। उस स्थिति में उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर कोई जागृत व्यक्ति स्वप्न लोक के जंगली इलाकों में स्लीपर्स के एक समूह से मिलता तो उन्हें नजदीकी मानवगढ़ तक पहुंचाने का रिवाज था। बेशक कुछ अपवाद भी हुए, लेकिन कुल मिलाकर अवेकन ने स्लीपर्स का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की। इस अजनबी दुनिया में इंसानों को एकजुट होना ही था। यह न सिर्फ एक नैतिक दायित्व था, बल्कि उनके अपने हित में भी था। दूसरा, वह अजनबी एक दुर्स्वप्न प्राणी निकलेगा। ऐसे में उन्हें कड़ी टक्कर झेलनी पड़ेगी। चून की दुश्मन का पद और वर्ग अज्ञात था, इसलिए परिणाम का अनुमान लगाना असंभव था। उन्हें तो बस जोखिम उठाना ही था। गहरी सांस लेते हुए सनी नेफिस के पीछे मीनार के ठंडे अंधेरे में चला गया। तुरंत ही भुने हुए मांस की मनमोहक गंध उसके नथुनों में घुस गई। डॉट डॉट डॉट, उसका पेट गुर्रा उठा। बकवास। इससे पहले कि सनी कुछ कर पाता, हड्डी का एक टुकड़ा उसके सिर के पास से उड़कर दीवार से इतनी जोर से टकराया कि वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। देर से ही सही, उसने मिडनाइट शॉट उठाया और रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवती को पहले ही उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। अपना सिर उठाकर उसने अपने दांत दिखाते हुए बड़ी मुस्कान के साथ कहा, क्या कोई छाया में छिपा है? तुम खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं आते? उसकी आवाज़ गहरी, धुआंधार और कर्कश थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इंसानी भाषा में बोल रही थी। वह मानव थी। शायद अजनबी अभी भी आराम की मुद्रा में बैठा था, लेकिन सनी उसकी उभरी हुई मांसपेशियों में सूक्ष्म तनाव को नहीं देख पाया। उसे जरा भी शक नहीं था कि कथित जागृति किसी भी क्षण हिंसा के बवंडर में फूट सकती है। उसे उकसाना बेहतर नहीं था। नेव की ओर देखते हुए उसने भी उसकी राह पर चलते हुए अपनी तलवार हटा दी। फिर तीनों झिझकते हुए अलाव से बने प्रकाश के घेरे में चले गए। युवती ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और अपनी भौहें उठाईं। इंसान, हुआ, अप्रत्याशित। फिर वह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। आह, मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? ये कहते हुए वह हल्के से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके अंगरखे का सफ़ेद कपड़ा थोड़ा सा खिसक गया, जिससे उसकी सुडौल, मजबूत जांघें और भी ज्यादा दिखाई देने लगी। सनी ने पलकें झपकाईं। उसने मान लिया था कि वह अजनबी लंबी होगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी असली लंबाई कितनी प्रभावशाली थी। वह महिला नेफिस से भी लंबी थी। सनी की तो बात ही छोड़िए। अपनी मजबूत कद काठी, जैतून जैसी त्वचा और पुराने कवच के साथ वह किसी प्राचीन देवी जैसी लग रही थी। हालांकि उसकी आंखों में देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन सनी के पास कोई चारा नहीं था। अगर वो सीधे देखता तो उसकी नज़र सीधे उसकी सुडौल, ओह, पर पड़ती। इस बीच युवती ने अपने गंदे चेहरे को बांह से पोंछा और आग की ओर इशारा किया। लो, क्या आप बैठना चाहेंगे? विनम्र निमंत्रण के बावजूद वे झिझके। कई सेकंड तक अजीब सी खामोशी छाए रहने के बाद नेफिस ने आखिरकार एक कदम आगे बढ़कर वह सवाल पूछा जो उन तीनों को परेशान कर रहा था। अपनी आवाज में असामान्य रूप से तनाव और दबी हुई भावनाओं के साथ उसने सावधानी से कहा, क्या आप इंसान हैं? अजनबी ने उसे भावशून्य भाव से देखा, फिर एक दो बार पलकें झपकाईं। मैं और क्या बनूंगा? एक घोड़ा। ये कहते हुए उसने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंस पड़ी, अपने ही बेतुके मजाक पर हंसते हुए। नेफिस और सनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उलझन में कि क्या करें। इस बीच युवती कुछ और बार खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी आंखों में खुशी की चमक नाचने लगी। जाहिर है मैं इंसान हूँ। तुम पूछ ही क्यों रहे हो? खैर, आओ बैठो। तुम्हें देखते देखते मेरी गर्दन थक गई है। ये कहकर वह आग के पास आराम की मुद्रा में बैठ गई। नेफिस, सनी और कैसी आखिरकार पास आकर पत्थरों पर लेट गए और उस लंबी लड़की को अपनी आंखों में जलती हुई भूखी लपटों के साथ देखते रहे। उसने उन्हें देखा, फिर थोड़ा सा मुंह बनाया। तुम लोगों को आसपास नहीं देखा? क्या तुम नए हो? नेफिस ने उसे सिर हिलाकर स्वीकृति दी। हाँ, हम अभी शहर पहुंचे हैं। वह एक सामान्य, सुसयोजित व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की बहुत कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपने सामाजिक कौशल को निखारने की उसकी अंतहीन कोशिशें व्यर्थ नहीं गईं।
अगर सनी को नेव की स्वाभाविक स्थिति के बारे में पता न होता तो उसे कुछ भी शक नहीं होता। युवती मुस्कुराई। उस स्थिति में मेरी संवेदना। रुको, आप लोग भूल भुलैया में पूरे 2 महीने तक जीवित रहे। उसने सीटी बजाए और उन्हें नए सम्मान के साथ देखा। ये सचमुच एक उपलब्धि है। बधाई। नेफिस कुछ सेकंड तक रुका, फिर बोला, मैं नेफिस हूँ और ये मेरी साथी हैं, कैसिया और सनलेस। हम स्लीपर हैं जो शीतकालीन संक्रांति के दौरान यहाँ आए हैं। युवती ने उन्हें एक विस्तृत, मैत्रीपूर्ण मुस्कान दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एफी हूँ। खैर, कम से कम लोग मुझे यही कहते हैं। मैं स्लीपर भी हूँ। सनी ने भौहें चढ़ाईं, तो वो खूबसूरत दानवी जागृत नहीं थी, बस उनकी तरह सोई हुई थी। अजीब बात यह थी कि उसे याद ही नहीं था कि उसने उसे अकादमी में कभी देखा था। फिर भी चुप रहने में असमर्थ होकर वह आगे झुका और बोला, क्या आप महल से हैं? वहाँ लोग रहते हैं, है ना? एफी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना झलक रही थी। ये लगभग ऐसा लग रहा था जैसे दया आ गई हो। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, महल में सचमुच लोग रहते हैं। नेफिस और सनी ने उत्साह से एक दूसरे को देखा। फिर चेंजिंग स्टार ने सावधानी से पूछा, क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? एफी ने कंधे उचकाए। जरूर, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे पास शॉर्ट्स हैं? सनी ने पलकें झपकाईं। आत्मा के टुकड़ों का इससे क्या लेना देना? उन्होंने उस अजीब पत्थर से 2 टुकड़े निकाले थे जिसे उसने दीवार की जड़ में मारा था। क्या वह पैसे मांगने वाली थी? नेफिस ने आत्मा के टुकड़े निकाले और उन्हें लंबी लड़की को दिखाया। हम 2 हैं। एफी ने आह भरी। सिर्फ 2? खैर, कुछ न होने से तो यही बेहतर है, मुझे लगता है। इन्हें रख लो, बाद में तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। उसके शब्दों का अर्थ पूरी तरह न समझ पाने के कारण चेंजिंग स्टार कुछ देर रुका, फिर अनिश्चितता से बोला, हम जल्द से जल्द गढ़ तक पहुंचने और गेटवे तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। इसमें कितना समय लगेगा? युवती उन्हें बहुत देर तक घूरती रही और फिर अचानक जोर से हंसी। वह इतनी देर तक और जोर से हंसी कि उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। तीनों स्लीपर्स हैरान होकर उसे घूरने लगे। उनमें से किसी को भी उसके इस अजीब व्यवहार का कारण समझ नहीं आया। क्या वह पागल है? सनी ने भौहें सिकुड़ते हुए स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। पहले तो वो स्थानीय लड़की थोड़ी सनकी लग रही थी, पर शायद बात कुछ और ही थी। एफी की हंसी जैसे शुरू हुई थी, वैसे ही अचानक रुक गई। आंसू पोंछते हुए उसने सिर हिलाया और अजीब लहजे में कहा, आह, माफ करना दोस्तों, मैं खुद को रोक नहीं सका। कृपया मेरे अशिष्ट व्यवहार को माफ कर दीजिए। फिर उसने अपनी पीठ सीधी की, उनकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, मैं तुम्हें महल तक ले जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ कोई प्रवेश द्वार नहीं है। दरअसल इस शापित नरक से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं खुद 3 साल से यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो लगता है इस अंधेरी नगरी में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ आने वाले सभी लोग उम्मीद छोड़ दो और वो सब। अध्याय 127 सारी आशा त्याग दो ... उसकी बातों से स्तब्ध, तीनों पीले चेहरों वाली उस युवती को घूरने लगे। सनी को लगा जैसे उसके दिल में कोई नाजुक और अनमोल चीज टूट रही है और उसे लगभग शारीरिक दर्द का एहसास हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। कैसे? ये सब बेकार कैसे हो सकता है? उसकी सारी आशाएं, सपने और इच्छाएं महज कुछ शब्दों से कैसे नष्ट हो सकती हैं? ये कैसे संभव था? उसके पास कहीं कैसी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, आपका क्या मतलब है? कोई गेटवे नहीं है? एफी ने कंधे उचकाए। ये वास्तव में बहुत सरल है। मुझे खेद है कि मैं ही तुम्हें ये बता रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर तुम पहले से ही जानते होंगे, है ना? भूला हुआ किनारा। ये वास्तव में ऐसी जगह नहीं है जहाँ मनुष्यों का जीवित रहना संभव हो। इसीलिए तुमने स्कूल या अकादमी में कभी ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। सनी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। हाँ, जवाब तो हमेशा से उसकी मुट्ठी में था, बस वो इतना भोला और मूर्ख था कि उसे समझ नहीं पाया। स्वप्न लोक विशाल और विचित्र था, जिसके अधिकांश क्षेत्रों में मनुष्यों द्वारा बमुश्किल ही खोज की गई थी। हालांकि उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध थी। कुछ तो पूरी तरह से मानव नियंत्रण में थे, जहां बेस्टियन जैसे विशालगढ़ लाखों जागृत लोगों को आश्रय प्रदान करते थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। और फिर भी जब सनी पहली बार फॉरगॉटन शोर आया था, तो उसे इस जगह की कोई भी खासियत समझ नहीं आई थी। उस समय उसने सोचा था कि उसकी कमजोर शिक्षा ही इसके लिए जिम्मेदार है। उसे सच्चाई का एहसास तब हो जाना चाहिए था जब न तो नेफिस और न ही कैसी उस जगह सफल हो पाए जहां वह असफल रहा था।
इतना अनोखा क्षेत्र इतना अनजान क्यों होगा? सबसे तार्किक व्याख्या तो यही होगी कि इस घातक रसातल से कोई भी कभी वापस आकर वास्तविक दुनिया में दूसरों को इसके बारे में नहीं बता पाया। कितना मूर्ख था वो। अकादमी की आरामदायक जिंदगी में बस कुछ ही हफ्ते गुजारने के बाद वो पूरी तरह भूल गया था कि दुनिया उसके जैसे लोगों के साथ कभी इंसाफ नहीं करती। सच तो हमेशा उसकी सबसे बुरी उम्मीदों से भी बदतर होता है, तो इस बार क्या फर्क पड़ता? दुनिया एक शिकारी है जो हमेशा आपको निगलने के अवसर की प्रतीक्षा में रहती है। वह किसी और चीज की उम्मीद क्यों करेगा? उसके मुंह में एक परिचित कड़वा स्वाद आया। इस बीच एफी ने सौम्य स्वर में कहा, लगभग 15 साल पहले शक्तिशाली और हताश स्लीपर्स का एक समूह इस शहर तक पहुंचने और महल पर अपना कब्जा करने में कामयाब रहा। इसलिए नहीं कि इसमें कोई प्रवेश द्वार था, बल्कि इसलिए कि यही एकमात्र जगह थी जो उन्हें सुरक्षित रख सकती थी, कम से कम कुछ समय के लिए। तब से कुछ भाग्यशाली या साधन संपन्न लोग हर संक्रांति पर महल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते थे, लेकिन बाकियों की तरह यही फंस जाते थे। नेफिस चुपचाप बैठी थी, बस उसकी भींची हुई मुठियां उसके दिल में उमड़ते भावनाओं के तूफान को जाहिर कर रही थी। हालांकि कैसी इस खबर को उन दोनों से ज्यादा गंभीरता से ले रही थी। आखिरकार उसकी दृष्टि ही तो थी जिसने उन्हें इस जाल में फंसाया था। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, दर्द और सदमे के भाव उसकी नाजुक रेखाओं को विकृत कर रहे थे। आंखें बंद करके उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन यह उचित नहीं है। एफी ने दया से उसकी तरफ देखा, फिर वह खिलखिलाकर हंसी, मंद मंद मुस्कुराए और बोली, कुछ भी कब उचित था? ... बेशक वह सही थी। न्याय वास्तव में मानवीय कल्पना के अलौकिक दायरे से बाहर मौजूद नहीं है। सनी ने यह सबक बहुत पहले ही सीख लिया था। जब वह अपनी आक्रोश भरी निराशा में डूबा हुआ था, तब एफी की मुस्कान अचानक अपनी गंभीरता खोकर फिर से एक खुशनुमा मुस्कान में बदल गई। थोड़ा आगे झुकते हुए उसने कहा, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। कम से कम तुम मुझसे तो मिल गए। तुम लोग वाकई बहुत भाग्यशाली हो। अगर तुम किसी स्थानीय व्यक्ति से नहीं मिले होते तो तुम पहले ही मर चुके होते। नेफिस ने उसे घूर कर देखा और सपाट स्वर में पूछा, हाँ, ऐसा क्यों? उसके बोलने का अजीब तरीका फिर से अपने पूरे शबाब पर आ गया। एफी ने आह भरी, डार्क सिटी भूले हुए तट पर रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, और साथ ही सबसे घातक भी। ये सुरक्षित है क्योंकि कोई भी समुद्री राक्षस दीवार को पार नहीं कर सकता, महल तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन साथ ही ये भूल भुलैया से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि यहाँ लगभग हर दुर्लभ प्राणी पतित श्रेणी का है। सनी ने पलकें झपकाईं, उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। पतित प्राणी जागृत प्राणियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उनके जैसे सुप्त मनुष्यों को जागृत प्राणियों से लड़ने का कोई अधिकार नहीं था, जागृत प्राणियों से तो बिल्कुल नहीं। एक जागृत राक्षस ही उनके लिए इतना बड़ा था कि वे शापित समुद्र की गहराइयों से एक सच्चे आतंक को बुलाए बिना उसे संभाल नहीं सकते थे। कारापेस दानव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज उन्हें पल भर में ही मिटा देगी। खंडहरों में घूमती अनगिनत आकृतियों को याद करके वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या हर आकृति एक पतित राक्षस थी? इस शापित शहर में कोई एक दिन भी कैसे जिंदा रह पाएगा? कोशिश करने के लिए भी पागल होना पड़ेगा। अपने अनानास के मुकुट को बर्बाद मत करो। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, जानिए। हर ब्यूटी। धीरे धीरे जिस खतरनाक जाल में वे फंस गए थे, उसकी भयावहता उसके दिमाग में घर करने लगी। एफी मुस्कुराए, लेकिन तुम लोग दीवार से उतरने से पहले ही मुझसे टकराने में कामयाब हो गए, वरना पतित लोग तुम्हारी आत्माओं को पहले ही खा रहे होते। भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। महल में बहुत कम लोग हैं जो खंडहरों में शिकार करने जाते हैं, उससे इतनी दूर जाने की तो बात ही छोड़ दो। मेरे जैसे अनुभवी शिकारी से मिलना शायद तुम्हारे लिए डार्क सिटी के असली चेहरे के बारे में एक पल भी देर से पता चलने से बचने का एकमात्र मौका था। उसने अपना सिर हिलाया। ये तो 1 से 1000, 10,000, 10 लाख। खैर, हालात तुम्हारे पक्ष में तो नहीं थे। किस्मत तो तुम में से कम एक के साथ जरूर है। तो खुश हो जाओ। क्या तुम कुछ मांस खाओगे? आज मैंने वाकई कमाल का शिकार किया। यह इतना शानदार था कि मैं इसे शेयर करने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। नेफिस ने भूनते हुए मांस की ओर देखा तक नहीं और आगे झुक गई। उसके शब्द तीव्रता से भरे हुए थे। यदि यहाँ कोई गेटवे नहीं है तो आपने जाने की कोशिश क्यों नहीं की? एफी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं और गंभीर उलझन के साथ उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... छोड़ो और कहाँ जाओ?
मांस लगभग जलने ही वाला था, इसलिए वह आग के पास झुकी और सीखें निकालकर उनकी जगह कुछ नई सीखें रख दी। फिर एक गहरी सांस लेकर वह चेंजिंग स्टार की ओर मुड़ी और बोली, तुम भूल भुलैया में जा चुके हो, इसलिए जानते हो कि वह कैसा होता है। महीनों तक हर दिशा में यात्रा करने के बाद उस शापित मूंगे और शापित समुद्र के अलावा और कुछ नहीं है। तुम पैदल नहीं जा सकते, तुम तैर नहीं सकते, तुम उड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बादलों में भयानक उड़ने वाले घृणित जीवों के झुंड छिपे होते हैं। लेकिन वहां से निकलने की कोशिश करो। हाँ, बहुतों ने कोशिश की है, वे सब अब मर चुके हैं। दरअसल महल के शुरुआती मालिक की भी इसी तरह मौत हुई थी। सनी ने दांत पीस लिए। तो क्या तुम लोग महल में छिपकर मौत का इंतजार करोगे? सुंदर युवती हंस पड़ी। बिल्कुल नहीं, मूर्ख। फिर उसने अपनी भूरी आंखों से अप्रत्याशित रूप से गंभीर नजर से उसे देखा और कहा, हम में से ज्यादातर लोग तो महल के अंदर भी नहीं जा सकते। राजा अपना कर मानता है, तुम्हें पता है, इसलिए हम बस बाहर मौत का इंतजार करते हैं। अध्याय 128 पहाड़ी का राजा। सनी ने उसे घूरकर देखा और उन अजीब शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश की। आपका क्या मतलब है? एफी ने कंधे उचकाए। ये महल गनलॉग नाम के एक आदमी का है। अगर आप महल में प्रवेश करना चाहते हैं और उसके शिकारियों द्वारा संरक्षित और पोषित महल की दीवारों के भीतर रहना चाहते हैं, तो आपको एक कर देना होगा। हर हफ्ते एक टुकड़ा ... बेशक इस निराशा के गर्त में भी शोषण तो हो ही रहा था। उसे और क्या उम्मीद थी? जब तक लोग हैं, कोई ना कोई शिकार तो बनेगा ही। सनी को अपनी आत्मा की गहराइयों से एक जाना पहचाना सा अंधेरा सा एहसास उठता हुआ महसूस हुआ। किसी समय उसने उसे सुलाकर भुला दिया था, लेकिन अब वह आखिरकार अपनी सही जगह पर लौट आया था। उसके मुंह का एक कोना सिकुड़ गया। यदि आप श्रद्धांजलि नहीं दे सके तो क्या होगा? शिकारी ने असमंजस से उसकी ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? तुम्हें फाटक के पास कहीं भी कदम रखने की इजाजत नहीं है। महल की दीवारों के नीचे हम बदकिस्मत लोगों के लिए एक छोटी सी बस्ती है, जहां हम जो कुछ भी है उसी से काम चलाते हैं और रात में कांपते रहते हैं, इस उम्मीद में कि अंधेरे में कोई हमें निगल न जाए। बस इतना ही। वह हिचकिचाया। लेकिन इस शापित जगह पर लोगों को आत्मा के टुकड़े कैसे मिलेंगे? एफी ने उन राक्षसों की लाशों की ओर इशारा किया जिन्हें उसने मारा था। शिकार करके शहर में यहाँ वहाँ जागृत जीव मिल सकते हैं। तरकीब यह है कि उन्हें ढूंढ कर मार डाला जाए, बिना किसी और घातक चीज से टकराए। गनलॉग के लोग दल बनाकर शिकार पर निकलते हैं। अनुभवी पथ प्रदर्शक उनका नेतृत्व करते हैं। वे खाना, यादें, सामग्री और टुकड़े लेकर आते हैं। लोगों को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई और फिर गहरे स्वर में बोली, बेशक अच्छी यादों, संचित आत्मा के विशाल सार और शहर के गहन ज्ञान के बिना वे लोग आमतौर पर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। उनमें से ज्यादातर या तो मर जाते हैं या फिर खजाने कमाने के दूसरे तरीकों का सहारा लेते हैं। बहुत कम स्वतंत्र शिकारी ऐसे होते हैं जिनके नाम एक दो से ज्यादा सफल शिकार दर्ज हों। मेरा मतलब है, वे जो अभी भी जीवित हैं। सनी ने मृत राक्षसों की ओर देखा। उनमें से प्रत्येक इतना बड़ा था कि उसे रुकना पड़ा। आपका क्या हाल है? आप कितने लोगों से बच गए? एफी मुस्कुराई। एक जोड़े से अधिक। खिलखिलाते हुए उसने अपना हाथ उठाया और उंगलियां जोड़ने लगी। उसके चेहरे पर एक विचारमग्न भाव था। चलो देखते हैं। 1, 2, 5। एक हाथ की उंगलियां खत्म हो जाने पर उसने अपना सिर खुजलाया और थोड़ी अनिश्चितता के साथ कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन ये लगभग 1 या 200 के आसपास होना चाहिए। हाँ, सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। 200। अगर एफी की बात सच थी, तो वह एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना करना जरूरी था। एक भी जागृत प्राणी का वध करना सम्मान की बात थी। हालांकि उनमें से सैकड़ों का वध करना किसी अद्भुत बात से कम नहीं था, शायद वीरतापूर्ण भी और थोड़ा डरावना भी, खासकर तब जब उसने पतित घृणित प्राणियों से भरे एक शापित खंडहर के बीच बिना किसी की मदद के अकेले ही उनका शिकार किया था, जहां खुद के अलावा किसी पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। वह सहज शिकारी महिला उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखती थी। उनकी भौहों पर बल पड़े। अगर यह सच है, तो आपको महल में रहने के लिए कर चुकाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ये बात समझ में नहीं आती। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? एफी ने असमंजस से कंधे उचका दिए। विषय में उसकी कोई रुचि नहीं दिख रही थी। चलो बस इतना कहूं कि मुझे वहां का माहौल पसंद नहीं है। सनी और अधिक जानना चाहती थी, लेकिन अचानक नेफिस ने फिर से बात की। उसकी आवाज अजीब तरह से तनावपूर्ण थी। आपने कहा था कि आत्मा के टुकड़े कमाने के और भी तरीके हैं।
वे क्या हैं? शिकारी उसकी ओर मुड़ी और कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में किसी गहरे भाव का आभास था। हालांकि वह भाव उसकी सामान्य सहज मुस्कान से तुरंत गायब हो गया। खैर, कुछ तरीके हैं। अगर आपके पास कोई उपयोगिता क्षमता है तो आप महल में एक शिल्पकार या कारीगर बन सकते हैं। ऐसे स्लीपर ज्यादा नहीं हैं, इसलिए उनका बहुत सम्मान किया जाता है और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। अगर नहीं तो और भी मौके हैं। लड़के गनलॉक के सैनिक बन सकते हैं, जबकि लड़कियां उसके हरम में जा सकती हैं। सुंदर लड़कियां, खासकर तुम दोनों को पसंद करती हैं। बेशक कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। नेफिस ने मुंह बनाया। सनी उसकी आंखों में सफेद चिंगारियां नाचती देख सकती थी। तो या तो तुम उसके सिपाही बन सकते हो, उसके नौकर, उसके खिलौने, या मर सकते हो। लेकिन वो तुम्हारा अपना चुनाव है। कोई किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। बिल्कुल, एफी मुस्कुराई। स्मार्ट लड़की, तुम समझ गई। चेंजिंग स्टार ने नीचे देखा। उसका उदासीन चेहरा कठोर और ठंडा हो गया। उसकी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि उनमें रक्त नहीं था। तो फिर किसी ने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा? शिकारी हंसा। गनलॉक को मार डालो। ओह, बहुतों ने कोशिश की है। महान लोग, भयानक लोग और इनके बीच के सभी लोग। असल में आप महल के दरवाजे के ऊपर उनकी खोपड़ियां देख सकते हैं। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी सोच पसंद आई, राजकुमारी, लेकिन तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। बस उसे अमर मान लो। वह सचमुच अमर है। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि कोई भी स्लीपर गुनालों को कभी नहीं हरा सकता। ये बिल्कुल असंभव है। एफी ने आह भरी। इसके अलावा, चाहे मैं उस कमीने से कितनी भी नफरत करूं, वह एकमात्र चीज है जो इस जगह को एक साथ रखती है। वह कितना भी घृणित क्यों न हो, उसके बिना हम सब पहले ही मर चुके होते। सनी नेफिस को देखा, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। उसने जो देखा उससे उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। उसके सुंदर हाथी दांत जैसे चेहरे पर ठंडी उदासीनता और दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ भी नहीं था। ये वही भाव था जो उसने पहले कवच सेंचुरियन और बाद में कवच दानव से युद्ध से पहले उस पर देखा था। कैसी की कृत्रिम क्षमता की आवश्यकता के बिना भी वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। यह एक समस्या बनने जा रही है। मानो उसी बात को महसूस करते हुए एफी ने मुंह बनाया। नहीं, सच में, गनलाफ के खिलाफ जाने की कोशिश करने पर सिर्फ तुम्हारी जान जाएगी। अगर तुम खुशकिस्मत हो, इसके बारे में सोचना भी मत। वैसे भी इस डार्क सिटी में ज्यादा सोचना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर वह मुस्कुराए और आग की ओर इशारा किया। बस इस स्वादिष्ट मांस में से कुछ खा लो। पेट भरा हो तो जिंदगी अच्छी लगती है ना? बता दूं, शायद मुफ्त में कुछ खाने का ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इन इलाकों में खाना वाकई बहुत दुर्लभ है। क्या तुम यकीन कर सकते हो? सनी ने आह भरी, फिर आगे झुकी और मांस का एक गर्म टुकड़ा उठा लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें चलते रहना था। एक एक कदम, जिंदा रहने का यही एकमात्र रास्ता था। बेशक, मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ। मैं तो बाहरी इलाके से हूँ, आप जानते ही हैं। अकादमी में आने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि असली मांस की गंध कैसी होती है। ऐसा कहकर उसने मांस का टुकड़ा कैसी को दे दिया, दूसरा टुकड़ा लिया और उसे लालच से खाने लगा। नेफिस कुछ देर तक रुका, लेकिन फिर उसने भी उसका अनुसरण किया। एफी खिलखिलाकर हंसी। यही तो भावना है। देखो, मूर्ख समझ गया। ऐसा लग रहा था मानो चेंजिंग स्टार ने उसकी सलाह मान ली थी। कम से कम ऊपरी तौर पर तो उसने मान लिया था कि महल के मौजूदा मालिक को हराना नामुमकिन है। लेकिन सनी जानती थी कि अंदर ही अंदर वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी। आखिरकार नेफिस को असंभव चीजों को संभव बनाने की आदत थी। अध्याय 129 सांत्वना। डार्क सिटी की अपनी लंबी और कठिन यात्रा की क्रूर निरर्थकता के चौंकाने वाले खुलासे के बाद उस महल तक पहुंचने की इच्छा, जिसने उन तीनों को इतने लंबे समय तक प्रेरित किया था, काफी कम हो गई थी। हालांकि वे अब भी जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते थे। सनी के दिल में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जल रही थी। शायद एफी उनसे झूठ बोल रही थी, यह हर बात में गलत थी किसी तरह। हालांकि उसे सचमुच यकीन नहीं हुआ। खूबसूरत शिकारी लड़की ईमानदार और काबिल लग रही थी, हालांकि थोड़ी सनकी भी। उससे भी बढ़कर उसकी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती थीं। लेकिन एफी को ग्रेनाइट टॉवर छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। इतनी दूरी तय करने के लिए पर्याप्त दिन का उजाला नहीं बचा है। खंडहरों से गुजरना एक धीमी और कष्टदायक यात्रा है। आराम से बैठ जाओ, हम कल सुबह निकलेंगे। उसके बाद
वह अपने हाथ में आए एक लंबे चाकू से उन राक्षसों के शवों को काटने में व्यस्त हो गई। उसने अपनी अंगरखी पर खून लगने से बचाने के लिए चमड़े के एप्रन जैसी दिखने वाली एक मेमोरी भी बुलाई। अपनी नाक के नीचे एक उत्साहवर्धक धुन बजाते हुए वह जोशीली युवती किसी उत्साही पेटू रसोया जैसी लग रही थी। नेफिस, सनी और कैसी बात करने के मूड में नहीं थे। वे दोनों उदास होकर अकेले बैठे थे, अपनी नई स्थिति की भयावह सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। सनी पूरी तरह से निराश हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से बैटरियां निकाल ली हों और अब उसमें न तो ताकत बची है और न ही कुछ करने की इच्छा। दुनिया धुंधली और उबाऊ हो गई थी। यही आपके लिए आशा है। उसके पास गुस्सा करने की भी जरा भी प्रेरणा नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक थका देने वाली मैराथन दौड़ पूरी कर ली हो और फिनिश लाइन पार कर ली हो, और फिर उसे पता चला हो कि दूसरी तरफ एक और दौड़ उसका इंतजार कर रही है। वास्तव में उसे हमेशा दौड़ते रहना होगा। वह मास्टर जेट और शिक्षक जूलियस से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा ताकि उन्हें उन सलाहों और शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दे सके जिन्होंने उसे जीवित रहने में मदद की थी, और शायद उनकी दयालुता का बदला भी चुका सके। वह कभी जागृत नहीं हो पाएगा और अपने विचित्र पहलू के और रहस्यों को नहीं जान पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर बनने और बाकी जीवन आराम से बिताने के उसके सपने भी पूरे नहीं हुए। जिससे सबसे ज्यादा दुख हुआ, आंकड़े। निराश होकर उन्होंने इस विनाशकारी असफलता में कुछ सांत्वना ढूंढने का प्रयास किया। अच्छा, अगर तुम सोचो तो मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसका कुछ तो मोल होगा, है ना? उसकी परछाई ने उसकी ओर देखा, पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। इसके अलावा मैं निकट भविष्य में आसानी से जीवित रह सकता हूँ। हाँ, बड़ी तस्वीर बुरी तरह बदल गई है, लेकिन हमारी तात्कालिक स्थिति में वास्तव में बहुत सुधार हुआ है। हम डूबने या गहरे अंधेरे समुद्र के निवासियों द्वारा निगल लिए जाने के निरंतर खतरे से सुरक्षित हैं। हमें मनुष्यों का एक मजबूत समुदाय भी मिल गया है। महल में चाहे जैसे भी व्यवस्था हो, वहाँ सैकड़ों लोग रहते थे। स्वप्न लोक में संख्या और अनुभव ही सब कुछ थे। मानव समुदाय का हिस्सा बनकर वे उन अधिकांश बोझों से मुक्त हो जाएंगे जो अब तक चुपचाप उन्हें कुचल रहे थे। भूल भुलैया के नारकीय दौर की तुलना में महल में जीवन एक स्वप्न जैसा होने वाला था। अगर वे उसके गुंडे मालिक के आगे झुकने को तैयार होते तो बिल्कुल। अगर सनी अकेला होता तो शायद ऐसा करता। अब हालांकि, लेकिन अगर वे मना भी कर दें तो भी बाहरी बस्ती तो थी ही। एफी एक स्वतंत्र शिकारी के रूप में ठीक ठाक काम कर रही थी। वह बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रही थी। दरअसल वो शायद अब तक देखी गई सबसे संतुष्ट इंसान होगी। सच में वो इतनी शांत और खुशमिजाज कैसे हो सकती है? क्या वो पागल है? उसने अनावश्यक रूप से लंबी शिकारी पर एक तिरछी नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं। अच्छा, इस बारे में सोचते हैं। उसके सिर पर छत है और स्वादिष्ट खाने का भंडार भी, बशर्ते वह खुद ही शिकार करके लाए। ये तो मेरे बाहरी इलाके में रहने से कहीं बेहतर है। जरा सोचिए, जिंदगी भर डार्क सिटी में रहना उसके भविष्य की कल्पना तो नहीं थी, लेकिन असल दुनिया की झुग्गियों में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने से ज्यादा अलग भी नहीं था। दरअसल कई मायनों में ये कहीं बेहतर था। तो शायद हालात इतने बुरे इसलिए नहीं लग रहे थे क्योंकि असल में थे, बल्कि इसलिए कि यह उसकी बड़ी चढ़ी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। शायद एफी को जीवन से कोई उम्मीद नहीं थी और इसीलिए वह इस घृणित नरक के बीच भी इतनी खुश और जीवंत थी। हाँ, यही होगा। समस्या हल हो गई। आसान है। परछाई ने सिर हिलाया और मुंह फेर लिया। सनी ने आह भरी। इस विपत्ति में उजला पक्ष ढूंढने की अपनी कुछ हद तक तार्किक कोशिश के बावजूद उसे जरा भी राहत नहीं मिली। दरअसल ये सोचकर कि उनका भविष्य कितना अकल्पनीय और अंधकार में है, वह और भी ज्यादा थक गया। अचानक उसकी रूह कांप उठी। भय और बेचैनी की वही जानी पहचानी अनुभूति उसके मन में छा गई, लेकिन अब ये कहीं ज्यादा गहरी और आक्रामक हो गई थी। क्रिम्सन स्पायर की छाया डार्क सिटी पर पड़ चुकी थी। ... जल्द ही पत्थरों से टकराती लहरों की आवाज ने उन्हें रात होने का संकेत दे दिया। खड़े होने का भी मन न होने पर सनी ने चुपचाप अपनी परछाई को बाहर देखने के लिए भेजा। डूबते सूरज की आखिरी किरणों ने जैसे ही दुनिया को लाल रंग में रंग दिया, शापित समुद्र उस विशाल गड्ढे से बाहर निकल रहा था। सनी ने देखा कि दूर खड़ी उस खूबसूरत बिना चेहरे वाली औरत की मूर्ति धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी और लहरों के ऊपर सिर्फ उसका खुला हाथ ही रह गया था। फिर उसने अपनी नजरें हटाईं और नीचे देखा। शापित समुद्र की लहरदार काली सतह ग्रेनाइट की दीवार के किनारे से कुछ ही मीटर नीचे रुक गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे अपने हाथ से छू सकता है।
पत्थर की दीवार के दूसरी ओर खंडहर शहर पानी के स्तर से दर्जनों मीटर नीचे परछाइयों में डूबा हुआ था। अंधेरे समुद्र के अंतहीन विस्तार और खंडहरों के विशाल शून्य के बीच फंसी वह विशाल दीवार कागज के एक पन्ने जितनी पतली लग रही थी। फिर भी वह काली लहरों के विनाशकारी दबाव को चुपचाप झेलती रही, एक बाघ की तरह नीचे बसे शहर को भयानक बाढ़ से मिटने से बचाती रही, ठीक वैसे ही जैसे वह हजारों सालों से करती आ रही थी। हालांकि सनी खुद को रोक नहीं पाया और कल्पना कर रहा था कि उस भारी बोझ का ढेर उस ढहती दीवार से टूटकर अंधेरे की एक भयावह धारा में फूट पड़ेगा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अपनी परछाई को वापस लौटने का आदेश देते हुए सनी ने अंततः खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया और नेफिस के पास चला गया। चेंजिंग स्टार दीवार से पीठ टिकाए बैठी थी, उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था। उसके कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें उठाईं। सनी उसके पास बैठ गया, कुछ देर रुका और फिर बोला, आप क्या सोचते हैं? वह बहुत देर तक चुप रही, बस उसे एक अटल भाव से देखती रही। जब वह सोचने ही वाला था कि अब कोई जवाब नहीं मिलेगा, तभी नेफ ने आखिरकार बोल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी ठंडी ग्रे आंखों की गहराई में सफ़ेद चिंगारियां भड़क उठी। हम वापसी का रास्ता खोज लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। उसके शब्द ग्रेनाइट टॉवर के अंदर गूंज रहे थे, जिससे दीवारों पर छायाएं भयावह खुशी से नाच रही थीं। अध्याय 130 एक दर्जन पुरुषों की ताकत। सुबह वे महल के लिए निकल पड़े। ग्रेनाइट टॉवर के सुरक्षित आश्रय को छोड़ने से पहले एफी ने उन्हें निर्देशों की एक सूची दी। मेरे पीछे आओ, मैं जो कुछ भी कहूँ उसे सुनो। कोई शोर मत करो, खून मत बहाओ, ज्यादा मत सोचो। कुछ जीव शोरगुल वाले विचार सुन सकते हैं, कुछ तीव्र भावनाओं को भांप सकते हैं, इसलिए डरो मत। सनी ने उसे गंभीर भाव से देखा। वह अपनी भावनाओं पर कैसे काबू पा सकता था? जोरदार शिकारी मुस्कुराया। क्या तुमने कभी किसी सुंदर महिला को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग में गणित के समीकरण हल करने की कोशिश नहीं की? बस वही करो। जैसे ही सनी के गाल चमकीले लाल होने लगे, वह खिलखिलाकर हंसने लगी और कैसी और नेफ की ओर मुड़ी। सुधार, तुम दोनों डरने की कोशिश मत करो। बेवकूफ, तुम ज्यादा उत्तेजित मत होना। अगर मेरे पीछे चलना बहुत ज्यादा हो जाए तो थप्पड़ खाने के लिए कह देना, ठीक है? सनी ने मुंह बनाया और दांत पीसते हुए कहा, यह कोई समस्या नहीं होगी। एफी ने एक दो बार पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुरा दी। आह, दूसरी टीम के लिए खेल रहे हो। मैं समझ गया। क्या इसका क्या मतलब था? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए सनी ने गहरी सांस ली और 10 तक गिनती गिनने लगा। गणित के समीकरण मेरी गांड, वो खुद को क्या समझती है? रुको, मैं गिनती क्यों कर रहा हूँ? ये सुनिश्चित करते हुए कि वे उसके निर्देश समझ गए हैं, शिकारी ने मुड़कर मीनार से बाहर निकलने का रास्ता रोकने वाले ग्रेनाइट के विशाल स्लैब को एक तरफ कर दिया। उसकी जैतून जैसी त्वचा के नीचे की दुबली पतली मांसपेशियां तन गईं और हिलने लगी, जिससे एक मनोरम दृश्य बन गया। सनी ने उसकी पीठ को घूरा और हाँफते हुए बोला, ग्रेनाइट के उस पत्थर का वजन कम से कम 2 टन तो होगा ही। वह खूबसूरत विशालकाय महिला असल में कितनी मजबूत थी? उसकी घूरती निगाहों की एक झलक पाकर एफी ने अपनी भौहें उठाईं और आंख मारी। जो तुम देखते हो वह पसंद है, उन्होंने स्वचालित ढंग से उत्तर दिया। हाँ, रुको, नहीं, मेरा मतलब है, मैं इसलिए नहीं देख रहा था। तुम इतने मजबूत कैसे हो? उसने ग्रेनाइट स्लैब पर नजर डाली, फिर उसकी ओर। ओह, यह मेरी पहलू क्षमता है। यह एक मजबूत, सर्वांगीण शारीरिक वृद्धि है। यह एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली क्षमता थी। हालांकि यह अन्य क्षमताओं जितनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह सर्वश्रेष्ठ योद्धा क्षमता थी। न केवल अपनी ताकत, बल्कि अपनी गति, चपलता, सहनशक्ति और लचीलेपन में भी वृद्धि के साथ एफी उन प्राचीन नायकों में से एक थी जिनके बारे में नेफ कभी कभी बात करता था, खासकर इसलिए क्योंकि यह क्षमता इतनी असाधारण लगती थी। इसके अलावा डार्क सिटी में राक्षसों का शिकार करते हुए उसने संभवतः बहुत बड़ी मात्रा में आत्मासार को अवशोषित कर लिया था। वे सभी टुकड़े जिन्हें उस अड़ियल शिकारी ने महल के अत्याचारी स्वामी को श्रद्धांजलि के रूप में देने से इनकार कर दिया था, कहीं न कहीं तो जाने ही थे। लेकिन वह अपनी योग्यता को यूं ही क्यों स्वीकार करती? इस तरह राज बांटना कोई समझदारी की बात नहीं थी, खासकर भूले बिसरे तक की निर्मम वास्तविकता में तो बिल्कुल नहीं। उसके आश्चर्य को देखते हुए एफी मुस्कुराई। क्या ऐसा नहीं है कि यह कोई बड़ा रहस्य है? यहाँ तो कोई भी जिसकी आंखें हैं, वह जानता है कि मेरी योग्यता क्या कर सकती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि मेरी खामी क्या है?
उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। हाँ, ठीक है, मानो कोई इतना पागल हो कि अपनी। ये बहुत आसान है। मेरा पहलू न केवल मेरी सभी शारीरिक विशेषताओं को बढ़ाता है, बल्कि मेरी सभी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। आपको क्या लगता है, मैंने मज़े के लिए इतना मांस क्यों खाया कि सचमुच कुतर दी गई हड्डियों का ढेर बन गया? वह हंसी और अपना सिर हिलाया। खैर, यह मज़ेदार था, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ज़्यादा लोगों की ताकत की कीमत, ज़्यादा लोगों की भूख भी थी। यहाँ इस अंधेरी नगरी में, जहाँ खाना दुर्लभ और मुश्किल से मिलता था, यह एक खतरनाक दोष था। यह एक ऐसा अभिशाप था जो किसी व्यक्ति को ज्यादा शिकार करने के लिए मजबूर कर सकता था, और इसलिए उसे किसी और की तुलना में ज्यादा चोट और मौत का खतरा होता था। ज्यादातर लोग इसकी गंभीरता पर हंसते, लेकिन सनी नहीं। वह जानता था कि भूख, असली भूख, कैसी होती है। यह इंसान पर क्या असर डाल सकती है। शायद यही वजह थी कि एफी यहाँ आई थी। शायद वह शिकारी इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि वह ऐसा चाहती थी, बल्कि इसलिए बनी थी क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लोगों की और कौन सी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं? सनी ने थोड़ा उलझन में सोचा। हवा, फिर पानी और खाना, फिर ओह अरे, मैंने कहा था न कि उत्साहित मत हो। सनी सिहर उठा और एफी की तरफ देखने लगा, जो उसे घूर रही थी और खिलखिला रही थी। शर्मिंदगी से उसने गुस्से से दांत पीस लिए। अपनी चापलूसी मत करो, बीनपोल। हालांकि जब उसने देखा कि नाफिस और कैसी उन्हें देखकर खुश हो रहे थे, तो उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। देर से ही सही, सनी को एहसास हुआ कि शायद वह अनुभवी शिकारी उसके साथ मजाक कर रही थी, न कि सिर्फ शरारत से। शायद वह उनका मूड हल्का करने की कोशिश कर रही थी ताकि वे सही मानसिक स्थिति में आ सकें, जिससे शापित शहर में यात्रा करना कम खतरनाक हो जाए। इस बीच एफी मुस्कुराए। क्या? कोई जवाब नहीं, सनी ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे विचलित मत करो। फिर उन्होंने बलपूर्वक अपने विचारों का प्रवाह बदल दिया और अनिच्छा से कहा, मैं समीकरण हल कर रहा हूँ। तारांकन तारांकन तारांकन। 1 मिनट बाद वे ग्रेनाइट टावर से बाहर निकले और डार्क सिटी की सड़कों पर कदम रखा। एफी ने आगे बढ़ने से पहले अपने पुराने कवच वाला हेलमेट पहन लिया था। यह कोरिंथियन डिजाइन का था, जिस पर नीले घोड़े के बालों की एक ऊंची चोटी और एक संकरा छज्जा था जिससे सिर्फ उसकी आंखें और होंठ ही दिखाई दे रहे थे। उसकी पीठ पर एक चमड़े का थैला था जिसमें शिकार के दौरान मारे गए राक्षसों का मांस, हड्डियां और खालें थीं। सनी जानती थी कि यह थैला अंदर से बाहर से जितना बड़ा लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, वरना एफी की सारी ट्रॉफियां रखने के लिए इसे हास्यास्पद रूप से बड़ा होना पड़ता। हालांकि एक आम इंसान के लिए इसका वजन फिर भी बहुत ज्यादा था। कवच, लंबा चाकू और काले चमड़े के एप्रन सहित ये चौथी स्मृति थी जिसे उसने शिकारी को बुलाते देखा था। वह सोच रहा था कि उसके शस्त्रागार में और कितनी स्मृतियां होंगी। उसे अभी तक ये देखना बाकी था कि एफी ने कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे। भोर की भूतिया रोशनी में वे शापित खंडहर में प्रवेश कर गए।